गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने वापस, याद होगा आपको, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो पाठ हम पढ़ रहे थे एकांकी के रूप में, मैंने तब कहा था कि इस पाठ को हम 2 पार्ट में देखेंगे। तो आज हम दूसरा पार्ट यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलो बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने पाठ की तरफ। हमारा पाठ, हमने इसकी शुरुआत कर दी थी रीढ़ की हड्डी। इसके रचनाकार कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। और बच्चों, आपको ये भी याद होगा कि इस पाठ को एकांकी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और इसमें स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया गया है और समाज में जो दकियानुसी विचार, इस जो धारा होती है लोगों की, जो सोच होती है, उस पर उन्होंने एक प्रकाश डालने की कोशिश की है। हाँ, तो चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये, आपको याद होगा कि हमने जब एकांकी शुरू की थी तो उसके पात्र हमने देखे थे, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, उमा जो थी वो सुशिक्षित युवती थी। फिर हमने ये भी देखा था शंकर जो थे वो एक युवक जो उमा को देखने आ रहे हैं शादी का रिश्ता लेकर। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन जो हैं वो राम स्वरूप का नौकर है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा हमारी जो एकांकी थी कहाँ तक पहुँची थी? हमारी एकांकी यहाँ पहुँची थी कि राम स्वरूप उमा के घर पे आ चुके हैं और उनके पिताजी उनकी आवभगत, मतलब उनका खातिरदारी करने में जुटे हुए हैं और वहाँ पर वो चाय लेकर आते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा था। वो पार्ट में एक बार थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि हम उसका लिंक कर सकें, आगे बढ़ सकें। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तक करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर आ जाते हैं और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो बच्चों आपको याद आया, हम यहाँ तक पढ़े थे। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस प्रकार। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। मतलब ये आपस में बातें कर रहे हैं, एक हंसी मजाक कर रहे हैं। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती का टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। अब बच्चों आप सोचोगे ये खूबसूरती का टैक्स मतलब यहाँ पर ये मजाक कर रहे हैं। देखिए, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाला चू भी न करे। चू न करना मुहावरा है, कुछ भी न बोलना, चू न करना, कुछ भी न बोलना। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कह रहे हैं कि अगर खूबसूरती पर टैक्स लगा दिया जाए तो सब आराम से टैक्स देंगे। क्यों बच्चों, कोई अपने आप को बदसूरत कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। खूबसूरती के लिए तो सब टैक्स देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए, मतलब वो कह रहे हैं कि ये खूबसूरती, सुंदरता, ये सब क्या है? ये पहले के ज़माने में ऐसा होता ही नहीं था। उनका कहने का क्या मतलब है कि पहले के ज़माने में जब शादी ब्याह हुआ करते थे तो कोई लड़की देखने नहीं जाता था। जो माँ बाप पसंद कर देते थे उन लड़की से शादी कर दी जाती थी। यही वो कहना का चाहते हैं। आगे देखते हैं। वो कहते हैं, गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। मतलब देखो वो क्या कहते हैं, गोपाल प्रसाद की नज़र में उनकी जो बहू होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? पहला पॉइंट मिल गया, क्या होनी चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए। ऐसा नहीं लड़का कैसा हो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो बहू चाहिए वो कैसी चाहिए? बहुत खूबसूरत चाहिए। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए
और दूसरी बात, जन्म पत्री भी मिलनी चाहिए। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरण में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल गया, समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। किसका? गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं, लेकिन उनकी सोच देखो, वो क्या चाहते हैं कि लड़की को क्या आना चाहिए? सिलाई पुराई आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, पढ़ने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रामस्वरूप हंसते हुए मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा, मतलब उमा आती है, लड़की आती है। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब उनको बहू खूबसूरत चाहिए थी और यहाँ बहू के आंखों पे क्या है? उमा के आंखों पे क्या है? चश्मा है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, क्वेश्चन आ सकता है, बाप बेटे के चौंकने का कारण क्या कारण होता है कि उमा के चेहरे पे चश्मा लगा होना। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपका कर, बेचारा रामस्वरूप डर जाते हैं, सकपका जाते हैं। जी जी, वह पिछले महीने में इसकी आंख दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि पिछले महीने इसकी आंख दुखने लगी थी, इसलिए इसे क्या करना पड़ा? चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद कारण क्या पूछते हैं? बच्चों देखो, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, मतलब उनका कहना है ज़्यादा पढ़ी लिखी है या ज़्यादा पढ़ रही है, इसकी वजह से तो चश्मा लगाना नहीं पड़ा। देखो, सोच देखो। आगे रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वाह, बैठ जाओ उमा, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। बच्चों याद है, इसके पहले हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था ना, हारमोनियम और सितार लाने के लिए कहा गया था, तो वो उनके बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, अब उमा आई थी तभी गोपाल प्रसाद ने देख लिया था आते वक्त, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद जो लड़की देखने आए हैं, अपने बेटे के लिए बहू देखने आए हैं, वो कहते हैं चाल भी ठीक है, चेहरा भी ठीक ठाक है, तो गाना वाना भी आता है, सीखा है। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्या उमा जब गाना गा रही होती है तो जो लड़का आया रहता है शंकर, उसकी नज़र शंकर की तरफ चली जाती है और क्या होता है, अचानक शंकर को देखकर उसकी आंखें झेप जाती है। अरे ऐसा शायद उमा कभी देखी हो शंकर को, और वह गाते गाते रुक जाती है। देखते हैं इस झेप का कारण क्या है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करूँ उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। सब क्वेश्चन कौन कर रहा है? गोपाल प्रसाद उमा से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। आंसर कौन दे रहा है? रामस्वरूप दे रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप बोलते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। मतलब इसका मतलब उमा को गाना बजाना भी आ रहा है, सिलाई वगैरह भी आ रही है, पेंटिंग वगैरह भी आ रही है, सब चीज़ें उमा को आ रही हैं, जो जो चीज़ें गोपाल प्रसाद को अपनी बहू में चाहिए थी। आगे क्या होता है? गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप है, उमा अभी तक कुछ भी नहीं बोल रही है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, मतलब रामस्वरूप इशारा करते हैं कि उमा भी कुछ कहे, लेकिन उमा चुप है, उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं
और राम स्वरूप सकपकाते हैं, अधीर हो उठते हैं। मतलब उनका जो पेशेंस है वो जाता रहता है कि मैं कब से उमा से पूछ रहा हूँ, उमा कुछ आंसर ही नहीं दे रही है, सब गोपाल प्रसाद ही दे रहे हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल, हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, मतलब वो अपनी बेटी को कहते हैं कि ये थोड़ा शर्मा रही है, और गोपाल प्रसाद से ऐसा कहते हैं, इनाम तो इसने जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। रामस्वरूप जो उमा के पिताजी हैं वो उमा को कहते हैं, उमा तुम जवाब दो, देखिए गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में अब उमा बोलती है, क्या बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीद कर ले आता है, खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ उमा के शब्दों को, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई अच्छा है, वरना। मतलब उमा का कहने का अर्थ ये है कि क्या मैं कुर्सी मेज हूँ। आगे देखते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है, अरे ये क्या बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। उमा कहती है, क्या मेरी हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है, आप इतने टाइम से नाप तोल कर रहे हैं, सब प्रश्न पूछ रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। बच्चों आपको याद आया जब उमा गाना गा रही थी, उसकी नज़र किसकी तरफ पड़ी थी, शंकर की तरफ पड़ी थी, तो उसकी नज़र झेप गई थी, तो वह इसका मतलब शंकर को जानती थी। शंकर के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर उमा ने बता दिया कि मैं तो बीए पास हूँ, लेकिन जो आपके ये पुत्र हैं इनको कहाँ पकड़ा गया था, लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते पकड़ा गया था, और यह वो वहाँ से मुँह छिपाकर भाग गए थे। इसका मतलब उमा शंकर की असलियत को जानती है। आगे देखते हैं। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा दिया, दगा दिया मतलब धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद क्या करे, अपने बेटे की जो करतूत है उसके सामने क्या पर्दा डाले, तो उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ मिला, क्या मिला कि आपने कहा था लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपकी लड़की यहाँ पर क्या है, पढ़ी लिखी है, बीए पास है, आपने केवल 12वीं पास बताया था। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन अब आया बच्चों समझ में, बैकबोन क्यों कहा गया है कि समाज में गर्व के साथ रहना, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार हमें खड़ा होने में मदद करती है, तो हम समाज में हमारा मान सम्मान बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उमा कहती है कि आप पता करिए कि आपके बेटे के पास बैकबोन है भी कि नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और गोपाल प्रसाद बेबस हैं, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, और लड़के के चेहरे पे रुलासापन है और दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। और बच्चों हमारी एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो हम एकांकी जो देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था सही में हम कहीं नाटक देख रहे हों। तो इस प्रकार हमारा रीढ़ की हड्डी जो एकांकी था वो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। और बच्चों आपको अगर याद है तो पहले पाठ में भी मैंने आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए थे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस पाठ में भी हम देखते हैं
पाठ समाप्त होने के बाद कि कैसे प्रकार के प्रश्न जो आपकी किताब के नीचे के ही हैं, एक्सरसाइज के ही। अब हमारे पास पूछा गया है व्यावसायिक शिक्षा के नाम। व्यावसायिक शिक्षा के नाम क्या थे? वकील और डॉक्टर। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। शास्त्रीय संगीत में जो प्रयुक्त वाद्य था जिसमें क्या था? हारमोनियम और सितार, 2 वाद्य। नीचे पूछा है गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में बहू कैसी होनी चाहिए? आपको याद आया होगा, उनको कैसी बहू चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी ना हो, सिलाई पुराई करना आता हो और जन्म पत्रिका मिलान होना जरूरी है। तो ये हुआ गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न। अगला प्रश्न है कारण लिखिए। ये तो बहुत आसान है। देखिए, बाप बेटे चौंक उठे। क्यों चौंक उठे थे बाप बेटे जब उमा आई थी? तो क्योंकि उमा के चेहरे पर सुनहरे रिम का चश्मा देखकर बाप बेटे चौंक उठे थे। उमा का चश्मा लगाना, उमा चश्मा लगाना क्यों शुरू किया था उमा ने? क्योंकि उसकी आंखें दुखने लगी थी। तीसरा है राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को क्यों कहा? क्यों कहा था कारण? क्योंकि उमा उस पर अपने गाने गा सके। उमा को गुस्सा आया था। उमा को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि गोपाल प्रसाद काफ़ी देर से क्या कर रहे थे? नाप तौल कर रहे थे बातों का, और इसके कारण उसे बेइज्जती महसूस हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ कारण लिखिए। तो बच्चों, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है रीढ़ की हड्डी जो हमारी एकांकी थी वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले कालांश में अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।